नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा और आप देख रहे हैं चुनाव से जुड़ा सबसे पहला चुनावी बुलेटिन। चुनाव की चाल तो समझिए। लोकसभा चुनाव का प्रचार चरम पर है। चुनावी चाल तूफानी गति से चली जा रही है। बीजेपी अपनी चाल को चल रही है तो कांग्रेस भी चाल चल रही है। क्षेत्रीय दल भी चाल से कमाल करने की जुगत में है। हमारी नजर चुनाव की हर एक चाल पर है, तो चुनाव से जुड़ी हर एक खबर को आपको दिखाएंगे। खबर के अंदर की एक एक चाल को भी समझाएंगे। बस आप देखते रहिए देश का सबसे पहला समझाने वाला बुलेटिन, चुनाव की चाल तो समझिए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव प्रचार के दौरान पहली बार मुस्लिमों को लेकर बहुत बड़ी बात कही है। चुनाव से पहले पीएम अल्पसंख्यकों को संदेश दे रहे हैं कि उन्हें विपक्ष की तरह सियासत का हथकंडा ना बनाकर पूरी मजबूती के साथ वो मुसलमानों के साथ खड़े हैं। स्वागत है भाई, स्वागत है मोदी जी को। जय श्री राम। 3 तलाक पर कानून हमारी मुस्लिम बहनों की मदद कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के चूरू में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए मुस्लिम परिवारों को लेकर बड़ा बयान दिया है। पीएम ने कहा है कि उन्होंने हर मुस्लिम परिवार की रक्षा की है, हर मुस्लिम परिवार के पिता को मजबूती दी है। लेकिन मोदी ने हर मुस्लिम परिवार की भी रक्षा की है, क्योंकि मुस्लिम परिवार का वो पिता वो कभी सोचता था कि बेटी की शादी करके भेजा तो है, 2-3 बच्चे हो जाएंगे, उसके बाद अगर वो 3 तलाक करके वापस भेज देगा तो मैं बेटी को कैसे संभालूं। भाई को लगता था अगर 3 तलाक के कारण मेरी बहन घर वापस आ गई तो मेरा परिवार कैसे चलेगा। यानी पूरा परिवार 3 तलाक के नाम पर लटकती तलवार के नीचे मुसीबत में जिंदगी गुजारता था। लोकसभा चुनाव के रण में प्रधानमंत्री ने एनडीए की ओर से जोरदार मोर्चा थामा है। विरोधियों पर भ्रष्टाचार और परिवारवाद को लेकर लगातार हमलावर रहते हैं। ऐसे में मुस्लिम फैमिली को लेकर मदद पहुंचाने की बात मंच से कहकर पीएम चुनावी मौसम में अल्पसंख्यकों को बड़ा संदेश दे रहे हैं कि विरोधियों की तरह उन्हें सियासी हथकंडा बनाने की बजाय पीएम उनके परिवार के साथ मजबूती से खड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मोदी जी को जय श्री राम। और चुनाव में मुसलमानों को मोदी के भरोसे के मायने आप भी समझिए। विपक्षी पार्टियां अल्पसंख्यक समाज को भड़काती रहती है। मुसलमानों को बीजेपी का डर दिखाया जाता रहा है और मोदी ने मुस्लिम समुदाय को भरोसा दिलाने की कोशिश की है। मोदी ये संदेश देना चाहते हैं कि बिना भेदभाव के वो हर वर्ग के लिए काम करते हैं, ताकि मुस्लिम वर्ग का भरोसा भी जीता जाए, जिसके जरिए उन्हें समर्थन मिल सके। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने अभिभाषण में मुसलमानों का भी जिक्र किया। विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी को आखिरकार ठिकाना मिल ही गया है। वो महागठबंधन में फिर से शामिल हो गए। तेजस्वी यादव ने मुकेश सहनी के साथ पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी घोषणा की है। गठबंधन के तहत आरजेडी ने अपने कोटे की सीटों में से सहनी की पार्टी को 3 सीट दी है। तेजस्वी ने दावा किया है कि विरोधियों की एकजुटता बीजेपी को चुनाव में धूल चटाएगी। वीआईपी यानी विकासशील इंसान पार्टी शुक्रवार को महागठबंधन का हिस्सा बन गई। आरजेडी नेता और पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने पटना आरजेडी दफ्तर में इसकी घोषणा करते हुए महागठबंधन में सहनी का स्वागत कर लोकसभा चुनाव में वीआईपी को आरजेडी कोटे की 3 सीटें देने का ऐलान भी किया। राष्ट्रीय जनता दल अपने कोटे में से उस 26 सीटों में से हम 3 सीट जो है मुकेश सहनी जी को, और वो 3 सीटें, पहला गोपालगंज है, दूसरा झंझारपुर है
और तीसरा जो है मोतिहारी। मतलब आरजेडी कोटे से वीआईपी को गोपालगंज, झंझारपुर और मोतिहारी सीट दी गई है। इससे पहले एनडीए और महागठबंधन में किसी से शुरुआती तौर पर उनकी बात नहीं बन सकी थी, लेकिन अब जाकर आरजेडी से सहनी की डील पूरी हो गई। चुनाव से पहले मुकेश सहनी को अपने गठबंधन में जोड़ने के बाद तेजस्वी ने बीजेपी पर सहनी की पार्टी को तोड़ने का आरोप लगाते हुए इस बार के चुनाव में बीजेपी को धूल चटाने की बात कही है। और जिस प्रकार से भाजपा के लोगों ने इनके दल को प्रयास करने का, तोड़ने का प्रयास किया, वो हम सब लोगों ने देखा है। और जो लोग नारा लगा रहे हैं 400 पार का, इस बार बिहार की धरती उनको धूल चटाने का काम करेगी। मुकेश सहनी के आने के बाद अब इंडिया अलायंस में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला भी बदल गया है। पहले जहां 26 + 9 + 5 के फॉर्मूले के तहत सीटों का बंटवारा हुआ था, अब ये 23 + 9 + 5 + 3 में तब्दील हो चुका है। यानी आरजेडी ने अपने हिस्से की 3 सीटें मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी को दी है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और सहनी से चुनावी समझौते की वजह जानिए। वीआईपी नाम की पार्टी के सर्वे सर्वा हैं मुकेश सहनी। मुकेश सहनी खुद को सन ऑफ मल्लाह भी कहते हैं और मल्लाह आरक्षण का मुद्दा उठाते रहे। यानी कि मुकेश सहनी की कोशिश खुद को निषाद समाज का सबसे बड़ा नेता बताने की है, दर्शाने की है। और बिहार में निषाद समाज की आबादी 7 से लेकर 10% के करीब है। हालांकि सहनी ये दावा करते हैं कि निषाद समाज का वोट 14% के करीब है। नदी के किनारे वाले इलाके की कई सीटों पर निषाद समाज निर्णायक स्थिति में है। सहनी ये दावा करते हैं कि मिथिलांचल में उनका प्रभाव है, यानी कि मुजफ्फरपुर, वैशाली और खगड़िया समेत उत्तर बिहार के कई इलाकों में उनका प्रभाव है। और यही वजह है कि 3 सीट देकर आरजेडी ने मुकेश सहनी को इंडिया अलायंस में शामिल कर लिया है। हालांकि अब तक मुकेश सहनी एक भी चुनाव जीत नहीं पाए हैं। यहां तक कि उनकी पार्टी के विधायक भी पार्टी छोड़ चुके थे। 2020 में मुकेश सहनी ने आरजेडी पर गंभीर आरोप लगाए थे और अब सहनी एक बार फिर आरजेडी के साथ हैं। चुनाव में कितना फायदा होगा ये तो वक्त ही बताएगा। हालांकि चुनावी मसले अब तक सामने रखे जा चुके हैं पार्टियों की तरफ से। अब जनता जनार्दन ही सब कुछ तय करेगी। बिहार की हॉट सीट बन चुकी पूर्णिया की लड़ाई बेहद दिलचस्प हो चुकी है। आनंद मोहन पप्पू यादव के समर्थन में खुलकर सामने आ गए, जिसके बाद सियासी बयानबाजी और भी ज्यादा तेज हो गई। जबकि कांग्रेस अब भी पप्पू यादव पर खुलकर कार्रवाई करने से बच रही है। कांग्रेस एक पार्टी का विलय करवाई तो स्टैंड लेने की हिम्मत क्यों नहीं दिखा रही? गलत मैसेज उन्होंने देने का काम किया है और इस तरह से नहीं करना चाहिए। कांग्रेस से टिकट कटने के बाद पप्पू यादव ने निर्दलीय पर्चा भरकर पूर्णिया की लड़ाई को दिलचस्प बना दिया। यहां तक कि पप्पू यादव को लेकर खेमेबंदी भी शुरू हो गई। पूर्व सांसद आनंद मोहन पप्पू यादव के समर्थन में खड़े दिख रहे हैं। आनंद मोहन ने पप्पू यादव का पक्ष लेते हुए लालू परिवार और कांग्रेस दोनों पर निशाना साधा। उस बेचारे की तो करियर बर्बाद कर दिया सबों ने मिलकर। लालू जी पुत्र मोह में नहीं चाहते हैं कि बिहार में कोई युवा लीडरशिप सामने आए। आनंद मोहन ने जिस तरीके से लालू प्रसाद पर जानबूझकर पप्पू यादव के राजनीतिक करियर को बर्बाद करने का आरोप लगाया है, उसके बाद सियासी घमासान तेज हो गया। एनडीए के नेता आनंद मोहन की बात का समर्थन करते दिख रहे हैं, जबकि पूर्णिया से आरजेडी की उम्मीदवार बीमा भारती ने पप्पू यादव पर गठबंधन धर्म का पालन न करने का आरोप लगाया। बगावत करके नॉमिनेशन देने का काम किया है, तो सभी जगह गलत मैसेज उन्होंने देने का काम किया है और इस तरह से नहीं करना चाहिए। एक तरफ पप्पू यादव पर सियासी घमासान मचा है, दूसरी ओर कांग्रेस अब भी पप्पू यादव के निर्दलीय नॉमिनेशन के बाद भी खुलकर कार्रवाई के मूड में नहीं है। आलाकमान का जब मुहर लगा हुआ है महागठबंधन पर, तो किसी को भी डर, और बहुत हम लोग के निखिल बाबू इतना सीनियर आदमी और अहमदाबाद में सीट नहीं मिली, हम लोगों को नहीं मिली तो कहां कोई इंडिपेंडेंट लड़ने चले। पूर्णिया, पप्पू और पॉलिटिक्स, बिहार में आजकल ये 3 शब्द कुछ ज्यादा ही चर्चा में है, क्योंकि पप्पू यादव ने गठबंधन के खिलाफ जाते हुए
निर्दलीय पर्चा भरकर इस सीट को सबसे ज्यादा हॉट बना दिया। अब देखना होगा कि पूर्णिया की जनता जेडीयू के संतोष कुशवाहा, आरजेडी की बीमा भारती और निर्दलीय पप्पू यादव में से किस पर भरोसा जताती है। न्यूज 18 के लिए पटना से संजय कुमार, सीतामढ़ी से राकेश और पूर्णिया से कुमार प्रवीण की रिपोर्ट। वहीं पूर्णिया में पप्पू पर पॉलिटिक्स को आप भी समझ लीजिए। पप्पू यादव टिकट के लिए कांग्रेस में शामिल हो गए और इंडिया अलायंस के टिकट पर पूर्णिया से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन बदकिस्मती से पप्पू पूर्णिया सीट पर लड़ तो रहे हैं, लेकिन निर्दलीय यानी कि अपनी तरफ से सीट आरजेडी के खाते में चली गई। पप्पू यादव ने निर्दलीय नॉमिनेशन कर दिया है। आनंद मोहन ने लालू प्रसाद पर पप्पू के करियर को बर्बाद करने का आरोप लगा दिया है और जानबूझकर पप्पू के साथ खेल किया गया। लालू तेजस्वी के अलावा किसी को बढ़ने नहीं देना चाहते। हालांकि आरजेडी आरोपों को गलत बताती है। पप्पू यादव पर गठबंधन के उल्लंघन का भी आरोप लगा है। बहरहाल इस वक्त पप्पू यादव अकेले ही चुनावी रणभूमि में है और पूर्णिया को उन्होंने अपनी मां बताया है और कहा है कि पूर्णिया की जनता उनके साथ है। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने शुक्रवार को 48 पेज का घोषणा पत्र जारी कर दिया। कांग्रेस मुख्यालय में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ मैनिफेस्टो कमेटी के अध्यक्ष पी चिदम्बरम ने 5 न्याय और 25 गारंटी का ऐलान कर दिया। कांग्रेस की घोषणा पत्र पर बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने सवाल खड़े किए हैं। सुधांशु त्रिवेदी ने आरोप लगा दिया है कि कांग्रेस अपने देश को बदनाम करने के लिए विदेशी तस्वीरों का सहारा ले रही है। पहले चरण के चुनाव से ठीक 15 दिन पहले कांग्रेस पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है, जिसमें गारंटी है, दावे हैं, वादे हैं और महिला, किसान और नौजवानों के लिए भरोसा है, जिसमें सीधा फोकस देश के उस सबसे कमजोर वर्ग पर है जो भारत का सबसे बड़ा वोट बैंक भी माना जाता है। इसलिए कांग्रेस के घोषणा पत्र में 5 वर्गों के लिए 5-5 गारंटियां हैं। कौन कौन सी गारंटियां हैं वो भी जानते हैं। हिस्सेदारी न्याय, किसान न्याय, नारी न्याय, श्रमिक न्याय, युवा न्याय। कांग्रेस के घोषणा पत्र पर बीजेपी ने निशाना साधा है। बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने ये दावा किया है कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में एक विदेशी की तस्वीर का इस्तेमाल किया है। 4 पीढ़ियों तक निरंतर शासन करने का मौका मिला, वो आज ये कह रही है कि अब यदि उन्हें ख्वाबों ख्यालों वाला मौका मिला तो वो ये करके दिखाएंगे। मतलब एक कहावत होती है, आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक। यहां तो 4 पीढ़ी निकल गई, 4 उम्र गुजर गई और अब वो कह रहे हैं कि साहब अब वो कमाल करके दिखा देंगे। कांग्रेस की एक गारंटी वाले घोषणा पत्र पर खुद पीएम मोदी ने निशाना साधा है। भाजपा जो कहती है वो जरूर करती है। दूसरी पार्टियों की तरह भाजपा केवल घोषणा पत्र नहीं जारी करती, हम तो संकल्प पत्र लेकर के आते हैं। 2019 में हमने जो संकल्प पत्र जारी किया था उसके ज्यादातर संकल्प पूरे हो चुके हैं और 2 साल कोविड के संकट के बावजूद भी मोदी ने आपको जो वादा किया था वो वादा पूरा करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। कुल मिलाकर कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी करने में पहली बाजी जरूर मार ली है, लेकिन 5 न्याय और 25 गारंटी को पूरा करने के लिए कांग्रेस की लीडरशिप में इंडिया अलायंस को पहले 272 का आंकड़ा भी छूना पड़ेगा। लेकिन बीजेपी के 400 पार के नारे के सामने क्या ये संभव है, ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और हमारे इस खास बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ।